अक्सर एक सवाल है जो लोगों से पूछा जाता है कि आप कितना कमा लेते हैं, आपकी आय कितनी होगी। या फिर कई बार ये होता है कि हम अक्सर पूछते हैं कि तुम्हारा पैकेज क्या है, मतलब वार्षिक आय कितनी है, एनुअल इनकम क्या है। जिस तरह से देश के नागरिकों की अलग अलग आय होती है, उसी तरह से संपूर्ण देश की भी इनकम होती है, संपूर्ण देश की भी आय होती है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर से। मैं मनीष शंकर तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, उसकी गणना कैसे करते हैं और राष्ट्रीय आय के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। तो चलिए हम देखते हैं आज के इस अध्याय में। सबसे पहले हम समझेंगे राष्ट्रीय आय को। किसी भी देश या राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। मतलब बहुत ही साधारण और सीधे शब्दों में जब बात होती है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात होती है कि किसी भी देश या राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। जैसे भारत देश का यह नक्शा आप देख रहे हैं, तो इस भारत देश की कुल आय क्या कहलाएगी? भारत की राष्ट्रीय आय। इसके लिए क्या होता है कि इसे देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि राष्ट्रीय आय है, ठीक है, लेकिन 133 करोड़ लोगों की जनसंख्या के राष्ट्रीय आय के आंकड़े आखिर निकालते कैसे होंगे? तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी वस्तु उत्पादित होती है या हम जो भी सेवाएं देते हैं, उन सभी का बाजार मूल्य तय कर लिया जाता है रुपयों में। जैसे आपने खेत में फसल काटी तो आपने कितने घंटे काम किया, उस घंटे के आधार पर कितने रुपये का आपने कार्य कर लिया। कोई शिक्षक अध्यापन कार्य करा रहा है तो उसने कितने घंटे तक अध्यापन कार्य किया और उसका बाजार मूल्य निर्धारित कर लिया जाता है। कोई इस तरह से अलग अलग व्यवसायों, सेवाओं एवं वस्तुओं के बाजार मूल्य को जोड़कर सारे देश की आय निकाल लेते हैं। चलिए हम इसको समझते हैं इस तरह से। भारत एक देश है, ये बात आप सभी जानते हैं, हम उसके निवासी हैं। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 133 करोड़ है। कितनी है? अब हालांकि 137 करोड़ के आसपास होने जा रही है। ये 133 करोड़ की जनसंख्या किसी न किसी कार्य में संलग्न होती ही है। जैसा कि आप इन चित्रों में देख पा रहे हैं, कोई रेडियो जॉकी है, कोई उत्पादन में लगा है, कोई कोरोना वॉरियर है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई योगा में लगा हुआ है। इस तरह से आप ये देख रहे हैं इस देश के नागरिक अलग अलग कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे कोई शिक्षक है तो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई वस्तु के उत्पादन में लगा है, कोई सफाई कर्मी है तो कोई खेती में लगा है और खलिहान से फसल ढो रहा है, कोई बच्चों की देखभाल करता है। इस तरह से हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में संलग्न है। इसके साथ साथ हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो विदेशों में नौकरियां अथवा व्यापार करने के लिए भी जाते हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं अथवा व्यापार कर रहे हैं। अब क्या होता है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक, भारतीय सीमाओं में रहने वाले जो विभिन्न विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं, तथा प्रवासी नागरिक जो विदेशों में वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवाओं में लगे हुए हैं, इन सभी का बाजार मूल्य तय करके जोड़ लिया जाता है और इन सभी को जोड़कर, इनके मौद्रिक मूल्यों को जोड़कर भारत देश की राष्ट्रीय आय निकाल ली जाती है। समझ में आ गया आपको कि भारत के नागरिक चाहे वह देश के अंदर हों चाहे वह विदेशों में कार्यरत हों, उन सभी के सेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन को बाजार भाव से मौद्रिक मूल्य में बदलकर उनको जोड़ लिया जाता है और उससे देश की राष्ट्रीय आय
कहा जाता है। चाहे देश के नागरिक हों, देश के अंदर रह रहे हों या देश के बाहर हों, बशर्ते हुए भारत के नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक चाहे देश के अंदर सेवा कार्य कर रहे हों, वस्तु का उत्पादन कर रहे हों या विदेशों में रहकर कर रहे हों, उनके बाजार भाव के आधार पर, बाजार मूल्य के आधार पर उनकी सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन को मुद्राओं में जोड़कर जब निकाला जाता है तो उसे देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इस तरह से हमारे देश की राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं मार्शल के अनुसार देश का श्रम व पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं, का उत्पादन करते हैं। यही देश की वास्तविक शुद्ध आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। तो मार्शल के अनुसार आपने समझ लिया कि देश का श्रम व पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होता है और प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग। तो भौतिक वस्तुएं क्या हैं और अभौतिक वस्तुएं क्या हैं, इसे हम आगे समझेंगे। जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं, उनका उत्पादन करते हैं और यही उत्पादन जब हम मौद्रिक मूल्य में परिवर्तित कर देते हैं तो वह शुद्ध आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाने लगता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि राष्ट्रीय आय का संबंध एक वर्ष से होता है। एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है। इसे एक वर्ष की अवधि को ही हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। यह जो एक वर्ष होता है 365 दिनों का, इसको हम एक फिस्कल ईयर अर्थात वित्तीय वर्ष कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यह जो एक वर्ष का वित्तीय वर्ष है, यह भारत देश में कब से कब तक होता है। तो भारत देश में यह वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो आप बोलिए भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी हैं, जैसे राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार भाव या कीमतों को सम्मिलित किया जाता है। जितने भी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन राष्ट्र की सीमाओं के अंदर राष्ट्र के नागरिक करते हैं अथवा राष्ट्र की सीमाओं के बाहर उस राष्ट्र के नागरिक करते हैं, और वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ जो सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं का बाजार भाव तय किया जाता है कि किस नागरिक ने कितनी सेवा की, कितने रुपये की सेवा की, कितने रुपये की वस्तुओं का उत्पादन किया। उन सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का तय बाजार भाव के आधार पर उन कीमतों को जोड़ लिया जाता है। और इसमें यह बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत को एक ही बार गिना जाए। ऐसा ना हो कि कोई वस्तु या कोई सेवा किसी नागरिक के द्वारा जो की जा रही है उसकी गिनती 2 बार हो जाए या 2 से अधिक बार हो जाए या 1 से अधिक बार हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त भारतीय नागरिकों की आय को जोड़ा जाता है तथा विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाया जाता है। क्या होता है कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपसे कि भारत के नागरिक जो विदेशों में जाकर वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं या सेवा दे रहे हैं, तो उनसे जो प्राप्त आय है उसको तो हम हमारी राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। इसी तरह से कुछ विदेशों के नागरिक जो भारत की राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर निवास करते हैं और यहाँ पर रहकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी जो भारत में काम कर रही हैं, वहाँ पर वे विदेशी नागरिक भी यहाँ पर आकर काम करते हैं, तो उनकी जो आय होती है उस आय को भारत की आय से घटा दिया जाता है, तब भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। इस तरह से आपने राष्ट्रीय आय के बारे में समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में, पर कैपिटा इनकम। किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। हमने राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करना है ये आपको बताया कि 133 करोड़ नागरिकों को
एक एक नागरिक का हिसाब किया जाता है कि इस व्यक्ति ने या इस नागरिक ने क्या वस्तु का उत्पादन किया, क्या सेवाएं प्रदान की, और इस देश में कुल उत्पादन वस्तुओं का प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के साथ किया गया। उस वस्तु के उत्पादन को बाजार भाव में कन्वर्ट कर लिया जाता है कि कितने रुपए की वस्तुओं का उत्पादन हुआ, कितने रुपयों की सेवाओं का सृजन हुआ, और उन सब का योग कर लिया जाता है। ठीक है ना, कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सेवाएं दी गई उसका बाजार भाव तय कर लिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सेवाएं दी गई उसका बाजार भाव तय कर लिया गया, वस्तुओं के उत्पादन में, फसलों के उत्पादन में जो भी उत्पादन हुआ वस्तुओं का, उनका बाजार भाव तय कर लिया, और इन सबको जोड़ करके राष्ट्र की आय निकाल ली। वह हो गई राष्ट्रीय आय। वो जितनी भी राष्ट्रीय आय हमको प्राप्त हुई, उस राष्ट्रीय आय में पूरे देश की जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या जैसे 133 करोड़ है, उसकी हमने भाग दे दिया। तो किसी राष्ट्र के संपूर्ण राष्ट्रीय आय में उस राष्ट्र की संपूर्ण जनसंख्या का जब भाग दे दिया जाता है तो हमको प्राप्त जो आय होती है वह होती है प्रति व्यक्ति आय। इसे आप इस सूत्र के द्वारा इस तरह से समझ सकते हैं, कैसे कि प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय भाग देश की कुल जनसंख्या। अर्थात प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाए। तो आपको परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो इस सूत्र को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय से राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय का क्या संबंध है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय का होना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय से क्या होता है, किसी देश के नागरिकों का जीवन स्तर हमको पता चलता है कि उस देश के नागरिकों का जीवन स्तर कैसा है। यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है तो क्या होता है, इसका तात्पर्य यह है कि उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है, अर्थात उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। यह हमने पिछले अध्याय में इसको समझा भी है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी उसमें वस्तुओं के उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, वह अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर देगा। मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य से इतर जाकर वह सोचने लगेगा कि हमें इन चीज़ों का उपयोग करना है। और जब वस्तुओं के उपयोग बढ़ेगा, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, और फिर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा, नागरिकों के जीवन स्तर में भी वृद्धि दर्ज होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से समझा, और अब बारी है आपकी छात्र उपयोगी प्रश्नावली को हल करने की। तो इस तरह से आप लोगों ने यह वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और मैं 5 प्रश्न हल करने को नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप यह वीडियो पहले भी देख चुके हैं। हमने इस बार इसको थोड़ा सा विस्तारित करके आपको समझाने की कोशिश की है। प्रश्न वही है, जिन विद्यार्थियों ने हल कर लिए हैं वे इन प्रश्नों के उत्तरों को याद कर लें, लेकिन जिन्होंने इसे याद नहीं किया है, जिन्होंने इसे लिखा भी नहीं है, उनके लिए अवसर है कि इन 5 प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें, उनके उत्तरों की जांच अपने विषय शिक्षक से करा लें और निश्चिंत होकर घर पर रहें और पढ़ते रहें, साथ ही देखते रहें ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।